नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिका यात्रा के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के संबंधों को बहुमुखी बताया और कहा कि दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेधा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी की संबंध में की गई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी यात्रा का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के लिए समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि उनकी अमेरिका यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और अमेरिका एक साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और पहली बार बड़े करीबी और मित्र राष्ट्र की राजकीय यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के संबंध में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें मिस्र में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ ही महीने दौरान हुई 2 यात्राओं से मिस्र के साथ तेजी से बढ़ रहे भारत के संबंधों की झलक मिलती है, जो राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत भू राजनीतिक तनाव के बीच विश्व मंच पर अपने सही स्थान को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच पहले से भरोसा ज्यादा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार है। और प्रधानमंत्री ने यह साक्षात्कार दिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल को, जहां संबंधों की प्रगाढ़ता किस तरह से उसके बारे में उन्होंने कहा कि भारत अपने को सहायक देश की भूमिका में नहीं बल्कि विश्व में वो अपने सही स्थान पाने की प्रक्रिया में जुटा है। दुनिया आज पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि विविधता लाने के लिए लचीलेपन पर जोर देना
बेहद जरूरी है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन के लिए चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध होना भी जरूरी है। भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करें। वहीं विवादों को युद्ध के बजाय कूटनीति और संवाद से सुलझाने पर प्रधानमंत्री ने साक्षात्कार में जोर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत से जो बन पड़ेगा वो करेगा। और वहीं भारत के पक्ष पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं। भारत शांति का पक्ष धर रहा है, इसकी पुरजोर वकालत की है प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में। और उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। वहीं सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए, प्रधानमंत्री का मानना है। और दुनिया से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वो भारत को परिषद में चाहते हैं या नहीं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आजाद भारत में जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं और देश की विशेषताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित प्रधानमंत्री को यहीं से ही ताकत मिलती है। देश की विशेषताएं और परंपराएं ही प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाती हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे के लिए जब रवाना हुए हैं तब भारतीय समुदाय भी वहां पर खासा उत्साहित है। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर भरत बरई से प्रधानमंत्री के दौरे पर बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं। 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इस बार जब वो यहां पहुंचेंगे तो ये उनका 8वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के तमाम दौरों में जो इंडियन डायस्पोरा है उसका जो जुड़ाव है वो एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी हमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखी थी और उसके बाद हमने ये सैप सेंटर में सैन होजे में और उसके बाद जो है हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था, इस तरह के तमाम प्रोग्राम जहां हजारों की तादाद में भारतवंशी जुड़ते हैं, इंडियन डायस्पोरा जुड़ता है। और उसमें एक नाम हम हमेशा सुनते हैं और हमेशा बात भी करते हैं, डॉक्टर भरत बराई हमारे साथ हैं। ये तमाम जो डायस्पोरा प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक अहम हिस्सा है, उनको ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर भरत बराई की हमेशा एक अहम रोल रहता है। और करीब करीब पिछले 50 सालों से यहाँ पर बसे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में आप हमेशा जुड़ते हैं। क्या बात है सर, 2014 के बाद से ये जो इंडियन डायस्पोरा को लेकर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, उसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है, क्या दीवानगी है लोगों को ऐसा लगता है, देखो जो नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतवासी भारतवंशी यहाँ रहते हैं उनको भारत देश उनके हृदय में हमेशा रहता है। तो नरेंद्र भाई जब से आए हैं प्रधानमंत्री तो सबको मालूम हुआ है, मेरा अकेला बात नहीं है, 33 मिलियन 3.3 करोड़ लोग हैं भारतवासी जो सारी दुनिया में रहते हैं। सभी जगह उनका ये मानना है कि नरेंद्र भाई देश के लिए, देश की प्रजा के लिए हमेशा काम करते हैं। वो विजनरी हैं और एक्सिक्यूशन भी करते हैं और काम भी कराते हैं, खुद भी काम करते हैं, मंत्रियों से भी काम करवाते हैं इन अ टोटली नॉन करप्ट वे। तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश की बढ़ती आगे 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 ही हुई। और हम देखते हैं 9 साल में कि ये देश की बढ़ती कितनी हुई है। पर डॉक्टर भरत बराई एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि जो करीब 3.3 करोड़ लोग जो भारतवंशी दुनिया भर में हैं, उनके एक मन में एक रहता है कि भारत जो है अच्छा हो, भारत तरक्की करे, भारत में जो लोग हैं उनकी आप भलाई। लेकिन एक टाइम था कि आप लोगों को तो ब्रेन ड्रेन के रूप में देखा जाता था कि भाई ये लोग जो है अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए तो ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत छोड़कर चले गए। तो ये भाव जो है, ये भाव कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ऐसा हुआ था, मैंने अभी तक नहीं आपको बताया, 1964 I was first in state of Gujarat in science and math. In medical college, from first MBBS to MD, I got gold medal in each and every subject. My father was a very lower middle class person. When I wanted the job, unless I knew somebody, I had no scope. आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आपको मजबूरी में भारत छोड़कर आना पड़ा, लेकिन
क्या अभी ये सिचुएशन बदली है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे अच्छे जो ब्रेन्स हैं उनको इंडिया छोड़ना पड़ता है। क्या अभी भी ये स्थिति बदली है क्या? अभी जो आते हैं लोग ज़्यादा आईटी लोग आते हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत में भी बहुत अच्छी हुई है। अभी काफ़ी लोग ऐसे बोलता है कि नहीं हमको नहीं आना है, हम यहाँ सुखी हैं। मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ है, वो रहते हैं, बोलता है नहीं अब नहीं आना है। लेकिन एक भी सोचो, हर साल भारतवंशी लोग करीब $100 बिलियन देश को भेजते हैं। जितने पैसे मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में इंडियन टैक्स पेयर्स ने खर्चा किया होता, उससे कई ज़्यादा गुना पैसे मैंने इंडिया में भेजा है। सो एंड आई विल कंटिन्यू टू सेंड। हाँ, देश का मैं बेटा हूँ, दूसरे देश का ऋणी है और हम हमेशा मदद करते रहेंगे सभी जगह। मैं अकेला नहीं, सारे अमेरिका में जो रहते हैं अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर से बात करते हैं। हम अमेरिका के वोटर भी हैं, लेकिन ये कांग्रेसमैन सेनेटर को हम काफ़ी पैसा भी देते हैं इलेक्शन के लिए। और हम क्या मांगते हैं उनके लिए? हमारे देश को मदद करो, हमारे देश को मदद करो। जब भारत के विरुद्ध ये लोग ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर ले आते हैं, पाकिस्तान को शस्त्र देने के लिए आते हैं, तो कौन करता है भारत का? ये सब एनआरआई लोग। जैसा कि डॉक्टर भरत बराई कह रहे हैं कि भारतवंशी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी देश में जाएं और डायस्पोरा उनके इस कार्यक्रम के साथ ना जुड़े। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अशोक श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों से हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने खास बातचीत किया, ये सुनते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? ये टी शर्ट, मोदी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हम मोदी जी के फैन है और उनको देखने के लिए इधर आए हैं, मिलने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मुझे लगा ये अमेरिका में कोई नया फैशन है मोदी टी शर्ट का। हाँ? नहीं, हमें बहुत बड़ी फैन है। और वो आ रहे हैं तो उनको वेलकम करने के लिए हम आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि आप वाशिंगटन के रहने वाले हैं? नहीं, मैं आयोवा से हूँ और ये दोनों टेनेसी से आए हैं। 1000 माइल दूर से आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए? मोदी जी को सुनने देखने के लिए? देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। झलक देखने के लिए 1000 माइल दूर से आप आए हैं। गजब है। आप लोग ये दीवानगी क्या है भाई? नहीं, हमको बहुत मोदी साहब है। मोदी इज लाइक सो प्राइड ऑफ इंडिया। हमारे प्राइड ऑफ इंडिया है और हमको प्राउड है। और हम ऐसे ही प्लान कर दिया, सुना कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम चलो जाते हैं घूमने के लिए और मिलने के लिए उनको। तो मोदी जी को देख पाएंगे, मिल पाएंगे? होपफुली हमारा ड्रीम है मिलने का। उनको देखते हैं क्या होता है। तो अगर मिल जाएंगे मोदी जी तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? हम वही कहेंगे कीप इट अप, आपका काम हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इधर आए, हमको अच्छा लगा यूएस में, और कीप इट अप, गुड वर्क। आप तो अमेरिका में ही बसे, लेकिन मोदी जी 9 साल में जो कुछ देश में हुआ, आपको लगता है कुछ काम? प्राइम मिनिस्टर एवर मोदी जी ने जो किया है अभी तक किसी ने नहीं किया है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर। और हमारी गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट कहते हैं उसको। अच्छा। जो हमको मिली है इंडिया में। ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो अगर मोदी जी दिख जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे मोदी जी के सामने? क्या जय भारत करके हम उनको अटेंशन करना। ऑलवेज हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत और जय श्री राम। थैंक यू। नमस्ते। तो अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आज़ादी के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजकीय दौरे पर आमंत्रित किया है। This is indeed a historic and a path-breaking visit, and I use these terminologies by fully looking into them. You will see both on the substantive side and on the ceremonial side that it will be historic. As you are aware that this will be the third leader from independent India, that is in the last 75 years, who has been invited by the president to be the state guest. उन्होंने कहा कि इस दौरे पर रक्षा और रणनीतिक सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल, तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा समेत 5 मुख्य मुद्दों पर बातचीत होनी है। There are 5 broad areas which will be clearly covered. One, of course, is defense and strategic cooperation, which will be adequately reflected. Second,
is healthcare partnership and different aspects of that. We have just gone through the COVID, and we can see that there is much more collaboration on affordable healthcare and affordable vaccines, medicines, etc. Third will be technology, and that is correlated with digital, startup, innovation, all interlinked. Fourth will be environment, energy, renewables. And finally, knowledge and education partnership. और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़ी बड़ी खबरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस पर शामिल होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत है। वो दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक हैं। I've met Prime Minister Modi a couple of months ago in New Delhi, and I had a deep impression after our meeting. A person with vision, person with strategic thinking, person who has a very deep tradition, bringing with himself a very deep tradition of a nation, and a clear vision where the modern India should look like. And I'm very happy to greet him. He is very much welcome in the United Nations, and he's one of the highly respected leaders of the world coming here in a short period of time. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय समुदाय पूरे उत्साह के साथ तैयारियों में जुटा है। महिलाएं गरबा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम के प्रांगण में योग अभ्यास का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्रालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ खिलाड़ियों ने योग अभ्यास किया। गौरतलब है कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर मंत्रालय अपने स्तर पर योग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।
नई दिल्ली का नेशनल स्टेडियम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योग अभ्यास का आयोजन किया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं और खिलाड़ियों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में योगाभ्यास का आयोजन किया गया था। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस योगाभ्यास में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने योगासन सिखाए। इस मौके पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव ने कहा कि योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है और आज पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। युवाओं और खिलाड़ियों के साथ मिलकर मंत्रालय भी योग के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहा है। आज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के विद्यार्थियों के संग एनएसएस के वॉलंटियर्स जो वाराणसी से साइकिलिंग करते हुए दिल्ली आए और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कर्मचारियों ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इकट्ठा योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के निमित्त पे आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ये काफ़ी लाभार्थी है। हम इसको करके अपने स्वास्थ्य को काफ़ी जीवन में अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने मन में कनेक्शन करने का, उसको शांत करने का, सबके बारे में हमें पता चला। हमें बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मज़ा आया सबके साथ करके। हमारा फोकस भी उससे बढ़िया रहता है और स्टूडेंट को तो योगा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है उनको करने के लिए, क्योंकि उनको फोकस बहुत ज़रूरी होता है बनाना। स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि जैसा आजकल पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है। बच्चे डिप्रेशन बहुत सारे देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए तो योगा बहुत ज़रूरी है। रोज़ योगा करें तो उससे स्ट्रेस का रिलीफ मिलेगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही कर्मचारियों और खासकर युवाओं में प्रतिदिन होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में कैसे योग सहायक हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी गई। योगा न सिर्फ शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जिस प्रकार से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है उसमें भी योगा मन को शांत करने में और फोकस करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। इसी संदेश के साथ आज यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिस प्रकार से युवाओं ने न केवल योग किया बल्कि अपने प्रतिदिन इसको जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया। कैमरामैन हरजीत बावा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेपाल में भी योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव और नेपाल के पर्यटन मंत्री सुडान किराती के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में योग किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। देश में इस वक्त मौसम का जो प्रभाव है उससे लोग परेशान हैं। एक तरफ बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी, वहीं दूसरी तरफ गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कई राज्यों में लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज लू की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में स्वास्थ्य तैयारियों की भी समीक्षा की जा रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। इस वक्त देश में कहीं भीषण गर्मी और लू से परेशान लोग हैं तो कहीं बाढ़ ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। असम में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक असम में बाढ़ से
18 जिलों में 444 गांव प्रभावित हुए और राज्य भर में 4,741 हेक्टेयर फसल क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। वहीं असम के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया और गुरुवार तक असम के कई जिलों में बेहद अधिक से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक बाढ़ के कारण 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और कई जिलों में बाढ़ का जो पानी है उससे कई तटबंध, सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रभावित जिलों में 25 राहत शिविर खोले गए। साथ ही राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। बात बिपरजॉय की। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी राजस्थान में आकर कमजोर जरूर पड़ गया, लेकिन अजमेर जिले में 2 दिन से ही बारिश ने 116 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले साल 1917 में 119.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। अजमेर के पुष्कर में भी 6 इंच बारिश हुई है। अजमेर शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव है। मौसम विभाग ने आज टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, धौलपुर समेत 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह हल्की से सामान्य वर्षा हुई, जिसकी वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में और वर्षा होने का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि आज बादल छाए रहेंगे और हल्की से सामान्य वर्षा होने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी आशा है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सफदरजंग क्षेत्र में 86.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। राजधानी में इस महीने औसतन 19.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अहमदाबाद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क का भी उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अमावद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अहमदाबाद के चंदलोदिया क्षेत्र में अमावद नगर निगम और रेलवे द्वारा नवनिर्मित जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। हर्षोल्लास के साथ लोग महोत्सव मना रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ये यात्रा आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो तिथि है उससे शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तिथि तक चलती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। उनके साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी होती हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के मंदिर से निकलते हुए गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इस गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा तीनों ही आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तक रुकते हैं। उसके बाद वापस अपने पुरी के मंदिर में वो लौटते हैं और इस रथ को देखने के लिए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में पुरी आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री जगन्नाथ रथ यात्रा आस्था और भक्ति का अलौकिक समागम है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 65वां जन्मदिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन काल पर अगर नजर डालें तो इनकी अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू हुई थी। राष्ट्रपति जिस क्षेत्र से आती हैं वहां इनके लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद इनका संकल्प मजबूत रहा और ये कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। कैसा रहा इनका संपूर्ण जीवन बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए। 20 जून 1958, गांव रायरंगपुर, जिला मयूरभंज, ओडिशा। एक संथाली आदिवासी परिवार में जन्म हुआ बेटी द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्ष से भरा था। गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने पर वे अपनी पहल पर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए भुवनेश्वर चली गईं। उन्होंने रमा देवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने वाली अपने गांव की पहली बेटी बनी। वर्ष 1979 से 1983 तक मुर्मू ने सिंचाई और बिजली विभाग ओडिशा सरकार में एक जूनियर सहायक के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने 1994 से 1997 तक श्री औरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में एक मानद शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी। द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया। उन्होंने ओडिशा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर विधानसभा सीट से साल 2000 और 2009 में 2 बार जीत दर्ज की और विधायक बनी। 2 कार्यकालों तक इस अवधि के दौरान उन्होंने ओडिशा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम किया। उन्हें ओडिशा विधानसभा की विभिन्न समितियों का सदस्य भी नियुक्त किया गया था, जिनमें से कुछ समितियों की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। अपने समृद्ध प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज में शिक्षा के प्रसार के अपने प्रयासों की बदौलत उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। एक विधायक के रूप में उनकी सेवाओं के लिए उन्हें साल 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द्रौपदी मुर्मू को 18 मई 2015 को झारखंड का 9वां राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल थी और उन्हें संविधान के मूल्यों को बनाए रखने और आदिवासी समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक सराहना मिली। ऐसे समय में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, भारत के जनजातीय समुदाय की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति चुना गया। जी हां, 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली और वे महामहिम बन गईं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जीवन, उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी समृद्ध सेवा और उनकी अनुकरणीय सफलता प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करती है। वे देश के नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों के लिए आशा की किरण के रूप में उभरी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है, राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वो हमारे लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान, गरिमा और प्रतिबद्धता की एक किरण है। देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। उनका समर्पण हम सबको प्रेरित करता रहेगा। उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के जीवन में बदलाव आया और उनका जीवन सुगम हुआ। इस योजना से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के जीवन में
व्यापक परिवर्तन कर उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से मुक्ति दिलाने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मददगार साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में हजारों महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं और उन्हें गीली लकड़ियों से निकलने वाले धुएं से भी निजात मिली है। प्रदेश के कांगड़ा जिले में भी इस योजना की लाभार्थी महिलाएं अब आसानी से खाना पकाने के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार को पर्याप्त समय दे पा रही हैं। धर्मशाला के समीप खनियारा गांव की महिलाओं ने बताया कि अब खाना जल्दी और आसानी से बनने की वजह से उनके समय की बचत होती है। वे अब अन्य कार्यों पर भी ध्यान दे पा रही हैं। पहले तो हम लकड़ियाँ लेने जंगल में जाते थे और अब हमें खाने बनाने की बहुत सुविधा मिली है और धुएं से भी बचाव हो गया है। खाने बनाने में आसानी मिल गई है और बच्चे को पढ़ाने में हमें बहुत टाइम मिल जाता है और लॉकडाउन में भी हमें 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत हमें भी ये गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाया गया। लॉकडाउन के तहत हमें ये 3 सिलेंडर फ्री में भराए गए थे और इसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे हम बाहर नहीं जा सकते थे कमाने। ये जो गैस मतलब उसका गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए गए फ्री में, उससे हमें काफ़ी राहत मिली थी। उज्ज्वल गैस के तहत जो हमें सिलेंडर और जो चूल्हा गैस मिला है, इसके होने से हमारे को बहुत सुविधा मिली है। हम बहुत खुश हैं। जंगल में लकड़ी काटने नहीं जाना पड़ता है, बच्चे टाइम से स्कूल जाते हैं, टाइम से टिफिन बन जाता है। तो इस योजना से हमें बहुत लाभ मिला है। इसलिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये उज्ज्वल योजना जो है इसकी सुविधा दी है। कोरोना के टाइम में 3 सिलेंडर फ्री मिले हैं। हमें लकड़ी लाने पड़ती थी, वो बहुत सुविधा मिल गई है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने में काफी मददगार साबित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित महिलाओं को दिया जाता है। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो, बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा क्रोसी ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। यूएनजीए प्रमुख ने कहा कि यूएनएससी को सुरक्षा परिषद में भारत जैसे बेहतर प्रतिनिधियों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद को लेकर सार्थक पहल कर सकता है। सार्थक उसमें सुधार का बड़ा समर्थक है। India is not alone. The Security Council, what we have today, has been inherited from decades and decades ago. And at that time, India was still not among the biggest ones. And of course, India among those who believe they can contribute to the well-being of the world. The case of the reform has been going on in the negotiating process for 13 years. So it's all in the hands of the member states.
खबर पाकिस्तान से, जहां पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और 70 से अधिक घायल। अधिकारियों ने उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रांत के बन्नू डिवीजन में कम से कम 5 लोग मारे गए, 67 घायल हुए हैं, जबकि प्रांतीय राजधानी पेशावर में 2 लोग मारे गए, 5 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा प्रशासन अलर्ट पर है। बचाव कर्मी और जो चिकित्सा से जुड़े तमाम लोग हैं उन्हें आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। रुक करते हैं खेल की खबरों का। बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक विश्व खेल में भारत के विशाल का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। पुडुचेरी के विशाल ने जोरदार खेल दिखाते हुए 4 रजत पदक जीतने में सफलता पाई। इसी के साथ विशाल ने स्पेशल ओलंपिक में इस बार न केवल भारत के लिए पदकों का खाता खोला बल्कि दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया। एक मध्यम परिवार से आने वाले विशाल ने ये सभी पदक पावर लिफ्टिंग में हासिल किए। पावर लिफ्टिंग में विशाल का सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। उनकी शुरुआत धीमी रही, लेकिन अपने कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास और प्रशिक्षित पेशेवरों की देखरेख में उन्होंने खूब पसीना बहाया। तो जर्मनी में स्पेशल ओलंपिक का 16वां सत्र आयोजित हो रहा है। इन खेलों में भारत भी शिरकत कर रहा है। देश में पिछले 9 साल में खेलों की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव आए। इन बदलावों से स्पेशल ओलंपिक में भाग ले रहे एथलीट्स भी लाभान्वित हुए हैं। पेश है जर्मनी की राजधानी बर्लिन शहर से हमारे संवाददाता नारायण सिंह की यह खास रिपोर्ट। बर्लिन इन दिनों स्पेशल ओलंपिक के रोमांच में गोते लगा रहा है और इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इस कड़ी में भारतीय एथलीट भी पीछे नहीं हैं और उनका भी इरादा इन खेलों में देश का मान बढ़ाने का है। लेकिन स्पेशल ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय एथलीट और उनके कोच मानते हैं कि मेडल जीतना सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि इसके लिए बरसों की मेहनत और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना होता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को लेकर व्यापक दृष्टिकोण ने पिछले 9 साल में एक अलग रूप दिया है। स्पेशल स्पोर्ट्स को लेकर देश में नया माहौल बना है और इसके उपकरण से लेकर तमाम जरूरी सुविधाओं ने खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन को एक नई ऊंचाई दी है। मसलन ट्रेनिंग के लिए बेहतर माहौल है और हर बारीकी को अच्छे से समझाने के लिए एक बेहतर कोच। बड़ी बात यह है कि स्पेशल ओलंपिक में देश नया मुकाम हासिल करे, इसके लिए सरकार के द्वारा 7.7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि इस इवेंट को लेकर दी गई अब तक की सबसे बड़ी राशि है। स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए सरकार के द्वारा विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम और कोचिंग जैसे कदम भी उठाए गए। स्पेशल ओलंपिक का मूवमेंट जो हम शुरुआत से अब तक देखे तो अभी कई मान लो कि चारों ओर से हमें सपोर्ट मिल रहा है, कई हमारे सपोर्टर्स हैं और उससे ज़्यादा हम पेरेंट्स का भी आभार मानना चाहेंगे। पेरेंट्स भी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिली भी इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत सारा सपोर्ट हमें मिल रहा है और मूवमेंट जो आगे आगे बढ़ती जा रही है। हमको सर बहुत अच्छा मदद करते हैं सर लोग, स्पेशल जो ऑफिस है सर उन लोगों ने बहुत फैसिलिटी दिया हम लोगों को, अच्छे से कि प्रैक्टिस सेशन दिया, कैंप भी किया। गांव से आके हमको उधर से फ्लाइट में लेके आते थे दिल्ली में, कैंप गुजरात में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, बोकारो में हुआ है, उधर से सर बहुत अच्छा फैसिलिटी मिला है हम लोगों को सर। अभी कोचिस भी बहुत अच्छा है, हमको रहने खाना बहुत अच्छा मिलता है सर और टीम भी गुड सर। हम लोगों को सर बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत सपोर्ट करता है सबसे ऊपर से सरकार भी बहुत सपोर्ट करता है, स्पेशल भारत भी बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को। हमको इतना बहुत अच्छा होटल में रहने का सुविधा मिला है, हम कभी ऐसा सुविधा नहीं मिला है हमको। स्पेशल ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट सरकार के अथक प्रयास की एक स्वर में सराहना करते हैं। उनके मुताबिक मोदी सरकार ने न केवल उनके खेल को समाज में एक नई दिशा दी है, बल्कि नजरिए को भी बदला है।
के लिए सेंटर्स खोला जा रहा है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे वो स्पेशल ओलंपिक्स खोल रहा है, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जाके ट्रेनिंग साल भर, जैसे हम एथलीट्स जो रेगुलर में करते हैं इनको भी वो ट्रेनिंग का मौका मिल पाएगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, साई ने बहुत सपोर्ट किया है इनका। जो ये बर्लिन आए हैं अभी वर्ल्ड गेम्स के लिए, जो सारा खर्चा है इनका वो गवर्नमेंट ने बेयर किया है, और जो चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप किया है वो उन्होंने ही किया है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है हमारे एथलीट्स को उससे। जाहिर तौर पर मोदी सरकार के इस प्रयास के ये एथलीट कायल हो चुके हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सफलता के पैमाने पर स्पेशल ओलंपिक में देश अपनी एक नई पहचान बनाए, जिसको सामने रख भविष्य के खिलाड़ी न केवल प्रेरणा ले सकें बल्कि समाज की मुख्य धारा से जुड़कर विश्व स्तर पर एक सशक्त राष्ट्र की तस्वीर को भी सामने रख पाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी सुधारा है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट किए हैं और ये खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रहे हैं जिस तरह से उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिस तरह की ट्रेनिंग उनको मिल रही है, और एक काफी कॉन्फिडेंट है कि बर्लिन में चल रहे स्पेशल ओलंपिक्स में ये बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन केटी राव के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज, बर्लिन। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित हो रहे स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारतीय दल अपना दमखम दिखा रहा है। एथलेटिक्स कोच स्पेशल ओलंपिक भारत संदीप का मानना है कि सरकार द्वारा खेलों की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का फायदा स्पेशल एथलीट्स को मिल रहा है। उनसे खास बात की है बर्लिन में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। हमारे साथ हैं स्पेशल ओलंपिक भारत के कोच संदीप। आपका स्वागत है संदीप। किस तरह से देखते हैं ये स्पेशल ओलंपिक के मंच को आप इन एथलीट्स के लिए? ये जैसे कह सकते हैं इन लोग का जो टैलेंट है उनको निखारने के लिए सबसे बड़ा मंच है। जैसे आपको पता होगा पैरालंपिक्स होता है, डेफ ओलंपिक्स होता है, तो जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड एथलीट्स हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा खेल महोत्सव ओलंपिक्स है इन लोगों के लिए, स्पेशल ओलंपिक्स। और यहाँ पे जब ये बच्चे आते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाता है और एक समाज में इनका भी एक वैल्यू होता है, इनको भी लगता है कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं। संदीप, आपने बहुत से बच्चों को कोचिंग दी है, उनको तैयार किया है, तो किस तरह से देखते हैं जब आप कोचिंग देते हैं इन बच्चों को, कितना डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो बीइंग अ कोच आपको बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि ये एक बार में नहीं सीखते हैं, आपको बार बार कहना पड़ता है। और लगातार कभी कभी हमको सिर्फ एक जंप सिखाने में, एक जंप मतलब एक स्टेयर पे एक जंप सिखाने में 2-2 साल लग जाता है किसी एथलीट को, लेकिन हम लोग उसको वो नहीं छोड़ते। हम लोग अपना मतलब वो कहते हैं ना कि जिद है और उसको रखते हैं और वो बाद में जाकर सीख जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बात करें संदीप इन एथलीट्स की, आप जो अदर मेंबर्स होते हैं, फिजियो होता है और जो आपके अदर सपोर्ट स्टाफ होते हैं, तो उससे आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि इन एथलीट्स की और ग्रूमिंग हो? हाँ, पहले तो इन लोगों के लिए जो एथलेट जो इनको ट्रेनिंग चाहिए, स्पेशल ओलंपिक्स का अलग से इन लोगों का ट्रेनिंग होता है, कोचेस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एडवांस कोचेस ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो जितने भी हमारे जो स्टाफ होते हैं हम लोग पहले उनको ट्रेन कराते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे कम्युनिटी लेवल का कोचेस बनता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल, फिर नेशनल ट्रेनर होता है। तो ऐसे हम लोग उनको पहले ट्रेन करवाते हैं तब, क्योंकि हर कोई इन लोगों को हैंडल नहीं कर सकता है। कभी कभी एथलीट्स को बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाते हैं और वो बाहर बैठते हैं, तो उनको पेशेंस रखना होता है, उनको उस तरह से ट्रीटमेंट देना होता है, जो उसका एक ट्रेनिंग होता है जिसको हम लोग उसको पहले करवाते हैं इन लोगों को। और किस तरह से देखते हैं कि जो एसओ भारत में जो एथलीट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं उनके लिए किस तरह का काम हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? पूरे इंडिया में ये फैला हुआ है और स्पेशल एथलीट्स की बात करें तो आपको भी पता होगा कि जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं वो या तो छुपा के रखे हुए या इनको घर से कभी कभी आप देखते होंगे कि कई बच्चों को तो जंजीर में बांध के रखते हैं। अभी वो जंजीर टूट चुका है और स्पेशल ओलंपिक सब जगह बढ़ चुका है और ये एक मैसेज भी जा चुका है पूरा ग्लोबली कि ये लोग भी एथलीट कुछ सकते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं अभी जिनको मैं ट्रेन करता हूँ, जैसे आपको पता होगा ऑटिज्म अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, डाउन सिंड्रोम एथलीट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इन लोग के पेरेंट्स हम लोग को लेके आते हैं और जब ये थोड़ा सा भी एक कुछ कर पाते जो घर में नहीं कर पाते थे, अपना डेली लिविंग का भी स्पोर्ट्स एक माध्यम है कि ये लोग का जो डेली लिविंग का जो काम होता है, जैसे कि अपने से शर्ट वर्ट पहन लेना, अपने से तैयार हो जाना, टाइम पे उठ जाना, तो ये एक सेंस डेवलप हो जाता है और धीरे धीरे ये स्पोर्ट्स से इनमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सरकार से, साई से और किस तरह के इनिशिएटिव से आप देखते हैं कि आपको ट्रेनिंग में मदद मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिल रही है, उसको किस तरह से देखते हैं आप?
सरकार अभी बहुत सपोर्ट कर रही है हम लोगों को, ये इसमें कोई मत नहीं है। इस बार जो हमारा टीम आया है फुल फ्लेज के साथ आया और मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और देखते हैं कि यहाँ स्पेशल ओलंपिक में 190 देशों के एथलीट यहाँ आए हैं, 7000 से ज़्यादा एथलीट है, तो एक माहौल जो इन एथलीट्स को मिल रहा है, तो आप देखते हैं कि एथलीट काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस माहौल में। बहुत खुश हैं। ये कह रहे हैं कि एक ग्लोबल मैसेज जा रहा है। एथलीट के साथ बहुत सारे फैमिलीज़ जुड़े हैं, फैमिलीज़ के साथ बहुत सारे नेगेटिव मिथ्स भी है जो ये लोग उनके अलग, जो उनके घर वाले के जो पड़ोसी है वो भी सोचते हैं कि कुछ नहीं कर पाता है। जब ये जीतते हैं ना, तो जब जाते हैं तो वो एक माहौल बनता है और उनको भी पता चलता है नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है। और भी लोग आगे आ रहे हैं और अपने अपने एथलीट्स को इनरोल कर रहे हैं कि हम वो स्पेशल ओलंपिक्स में आए और अपना नाम रोशन कर सकें। तो देखिए कि जो स्पेशल एथलीट्स यहाँ बर्लिन में हिस्सा लेने आए हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और एक कैमरेडरी दिख रही है इन एथलीट्स के बीच, और कहीं ना कहीं एक जो समाज को यूनाइट करने की बात होती है, एक इंक्लूसिव समाज की बात होती है, वो यहाँ पर हमको दिख रहा है। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।